नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं जिला रोहतक नौनंद गांव में, जहां पर रामकिशन कामरेड जी की शोक सभा की जा रही है। कामरेड रामकिशन जी हरियाणा प्रदेश में रिटायर कर्मचारी संघ के महासचिव रहे हैं और उन्होंने किसान सभा में भी काम किया है। आज ये शोक सभा उनके अपने गांव नौनंद गांव में की जा रही है, जहां पे तमाम हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी, किसान नेता पहुंचे हैं और लगातार लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में फरीदाबाद से सुभाष लांबा जी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूएम खान जी रिटायर कर्मचारी संघ के उप प्रधान हैं। इनके अलावा सीपीआईएम की नेता जगमती सांगवान जी, जर्नैल सिंह सांगवान जी, रिटायर कर्मचारी नेता सूरज कौर, राजेंद्र एलावत जी, कामरेड सुरेंद्र मलिक, कामरेड शमशेर सिंह मलिक, कामरेड इंद्रजीत सिंह अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मेहर सिंह नैन जी, किताब सिंह भनवाला, रामनाथ सिंह, सतीश सेठी एएचबीसी वर्कर यूनियन के प्रधान हैं और तमाम क्षेत्र के लोग और हरियाणा प्रदेश से और भी कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। दूर दूर तक लोग बैठे हैं और लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, पहुंच रहे हैं इस शोक सभा में। बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व था रामकिशन जी का। कामरेड रामकिशन जी कभी किसी भी कर्मचारी या किसी भी अपने साथी के साथ क्रोधित नहीं होते थे। बहुत मिलनसार, हंसमुख स्वभाव था। आज सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं और ये शोक सभा उनके गांव में स्कूल में की जा रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं और पहुंच रहे हैं और संख्या दल बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार लोग बढ़ रहे हैं इस शोक सभा में। अब 2 मिनट का मौन किया जा रहा है। ये देखिए, लोग बैठे हैं, आ रहे हैं। तमाम यूनियनों के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता, समाज के मौजूद लोग रामकिशन जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। वैसे आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस है उनका। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। ऐसे महान 2 नेताओं का, और आज उन्हें लोग श्रद्धांजलि भी देंगे, उन्हें याद करेंगे। और आज 2 अक्टूबर को कामरेड रामकिशन जी को भी याद करने के लिए हरियाणा प्रदेश से कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। 22 जिलों से लोग आए हैं, ये देखिए, और आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जो लोग बाहर से आए हैं वो अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। मंच पर वो क्या कहते हैं हम आपको सुनाएंगे। सभी के लिए 2-2 मिनट का समय दिया गया है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को ये असहनीय शक्ति सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। कॉमरेड रामकिशन जी की जो शोक सभा है उसका अध्यक्ष मंडल और इसमें शामिल यहाँ पे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अपनी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से कॉमरेड रामकिशन जी को क्रांतिकारी श्रद्धांजलि देती हूँ और उनकी पत्नी श्रीमती प्यारी देवी जो यहाँ पे उपस्थित है, दोस्तों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। साथियों, कॉमरेड रामकिशन हमारी पार्टी के सदस्य थे और हमारी पार्टी क्या काम करती है वो कॉमरेड रामकिशन का जो व्यक्तित्व है वो उसका सच्चा प्रतिनिधि है और उनके व्यक्तित्व के बारे में सभी साथियों ने आपको बताया और जानते भी हैं आप में से ज्यादातर साथी। और हमें गर्व है इस बात का कि हमारे साथी रामकिशन जी लोगों की खिदमत करने में
जो तनख्वाह लेकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं उन तभी आगे रहा करते, मतलब जिनको पैसे मिलते हैं लोगों की सेवा करने के, उनसे वो ऊपर थे। और वो मैं अभी एक बिल्कुल रिसेंट 5-6 दिन पहले जब ये हुआ एक्सीडेंट, हम कमिश्नर से मिलने गए थे रोहतक के अंदर। यहाँ पे मतलब 650 के करीब सफाई कर्मचारी हटा रखे हैं और सारे शहर में कूड़े के ढेर हैं। तो हम एक चिट्ठी लेके गए थे हाथ में कि भाई आप इन कर्मचारियों को ऐसे हटा नहीं सकते, इसका खामियाजा हम नागरिक भुगतने लग रहे हैं, इतना यहाँ पे गंदगी है। तो वो जो कमिश्नर था पूरा शहनशाह बन के बैठा हुआ था कुर्सी पे, उसने कहा जी ये जो चिट्ठी आप लेके आए हो ये दूसरी कैटेगरी के लिए है, ये चिट्ठी तो ये इस जो आउटसोर्सिंग से लगाए जाते हैं उनके उसमें नहीं है। और कॉमरेड रामकिशन जो है उनको ये बात सुन के उनकी इतना मतलब गुस्सा आया कि क्या बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए कमिश्नर नाम धरवा रहे हैं और पता ये भी नहीं है कि ये लेटर जो है ये किससे संबंधित है। तो उन्होंने काफी उनके साथ जद्दोजहद की कमिश्नर के साथ, और अल्टीमेटली कमिश्नर को ये कहना पड़ा कि लेट अस फिक्स अप अनदर अपॉइंटमेंट, कि हम आपके साथ एक और मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें आप जो है हमें ये और विस्तार से समझाएंगे इसके बारे में। तो इस शिद्दत के साथ कॉमरेड रामकिशन जो है वो खिदमतकारी करते थे और बहुत पारंगत थे वो, जो भी मतलब उनका काम था उसको लेकर। और उनका इस तरह से असमय चले जाना हमारी छोटी सी पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। उसको भरने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और हमारी मदद करेंगे हर कदम के ऊपर। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष मंडल और यहाँ उपस्थित तमाम संगठनों के, गांव के रिश्तेदार, गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की ओर से कॉमरेड रामकिशन को याद करते हुए लाल सलाम करता हूँ और परिवार जो शोकाकुल परिवार है उसके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। कॉमरेड रामकिशन का हमारा काफी पुराना, लगभग 20 साल से पहले से आपस में हमारी बातचीत थी और निश्चित तौर से ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से अचानक सूचना मिली कि रामकिशन जी नहीं रहे तो उस सदमे से उभरना कितना आसान काम नहीं था, क्योंकि लगातार बातचीत और अचानक से इस प्रकार की सूचना मिले और ये मतलब उसको भुला पाना भी हमारे लिए काफी कठिन काम है। और कॉमरेड रामकिशन कितने लोकप्रिय थे हर समाज में। कॉमरेड नरजीत बता रहे थे कि चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, महिला है, सभी आंदोलनों में उनकी जो भागीदारी थी, जिस दिन अंत्येष्टि उनकी हुई, जिस प्रकार से जन समूह मुड़ा और आज यहाँ शोक सभा में भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों से यहाँ साथी मौजूद हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस मौके पर हम देखते हैं कि कॉमरेड रामकिशन जी, जो कॉमरेड ही पहले लिखा संदीप बता रहे थे सुमित, निश्चित तौर से समाज को बदलने का स्वेच्छा से इस काम में वो जुटे। और आज हम सब यहाँ इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं तो निश्चित तौर से जो नारे लगा रहे थे कि कॉमरेड रामकिशन की सोच पे पैरा देंगे ठोक के, तो उनकी क्या सोच थी? उनकी यही सोच थी कि जिस प्रकार से आज समाज के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे, नस्ल के नाम पे आपस में लोगों को बांट करके बड़े पूंजीपतियों के फायदे में सारी की सारी नीतियों को लागू किया जा रहा है।
नाम गरीबों का लेंगे, किसानों का लेंगे, लेकिन सारी जो उनकी पॉलिसी है, जो नीतियां लागू हो रही है, जिसके लिए रामकिशन अंतिम समय तक जो अंबाला से वो आ रहे थे, वो उन्हीं नीतियों के खिलाफ रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जो मांगे हैं, जो उन नीतियों से जुड़ी हुई हैं, उनसे लड़ रहे थे। आज हम किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, लेकिन हम व्यवहारिकता में देखते हैं कि सारी पॉलिसी बड़े पूंजीपतियों के हक में है। किसान कहेंगे कर्जों को माफ करो, तो सरकार के पास पैसा नहीं है। बड़े पूंजीपति मांग करेंगे, बगैर मांग करे ही लाखों करोड़ रुपए उनको माफ कर दिए जाते हैं। ये और उनको माफ करने में क्या कहेंगे कि इनको हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। किसान को प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो, और दूसरी तरफ जो गरीब है, आज बेरोजगारी भयंकर है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। महंगाई बहुत भयंकर तरीके से आगे बढ़ रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये रामकिशन जी की सोच थी कि ये जो इशू है, जनता के जो इशू हैं, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, ये मुख्य केंद्र में इशू क्यों नहीं आते। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो इन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे। आज हम ये कह रहे हैं कि जिस मांग के लेकर के, मुद्दों को लेकर के कामरेड रामकिशन ने अंतिम समय तक उस लड़ाई को लड़ा है, आज जो आंदोलन के दम पे जो हासिल की गई सुविधाएं हैं, उनको छीना जा रहा है। वो ठीक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं को भी खतरा है, इस एकता को भी खतरा है, लेकिन जो हमने हासिल किया था आंदोलन के दम पे, यहाँ पेंशनर बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। अभी केंद्र सरकार में ये प्रस्ताव विचाराधीन है कि जनवरी 2004 के बाद में जो पेंशन है वो तो बंद करी दी, जो इससे पहले मिल रही है पेंशन उसको भी बंद करने की योजना बनाई जा रही है। पिछली जो 4% की डीए की किस्त आई, उसमें 42 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनर का आंकड़ा था। अब उनका ये कहना है कि ये 42 लाख कम होंगे, ये 62 लाख बढ़ेंगे। आखिर कब तक पेंशन देंगे? उम्र तय करने की बात चल रही है कि 70 साल करें या 75 करें, जब तक ही पेंशन देंगे। लिव इन कैशमेंट है, उसको बंद कर रहे हैं कि कोई सेविंग अकाउंट नहीं है। डेमोक्रेटिक जो राइट है, अपनी बात खुल करके कह देते थे, आज वो जो हमला है कि अपनी बात कह नहीं पाएंगे। दिल्ली के अंदर वहां प्रोटेस्ट करना आसान नहीं है। किसान जो आंदोलन था उसमें तो हमने देखा है कि किसानों को अंदर नहीं घुसने दिया, लेकिन अदर देन किसान भी अगर वहां पार्लियामेंट के बाहर कोई धरना प्रोटेस्ट करेंगे तो वहां परमिशन नहीं मिलती है। कितनी रिस्ट्रिक्शन है, कितनी रुकावटें हैं। तो इसलिए वो जो हमने लड़ करके हासिल किया था उसके ऊपर हमला है। बेरोजगारी का संकट सबको मालूम है। आज पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन नौकरी कहां मिलेगी। 4 साल के लिए अग्निवीर, पिताजी बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर होकर के आ जाएगा। लोग रोजगार की बात करें तो कामरेड रामकिशन पिछले दिनों जब हमारे को फरीदाबाद में मिले, इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे थे कि ये जो यूथ है, जो नौजवान है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। ये क्या होगा इस समाज में आने वाले टाइम में? संकट बढ़ेगा। खेती का संकट भी है, रोजगार का संकट भी है, लेकिन सरकार इन संकटों को एड्रेस करने की बजाय आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एकता को तोड़ करके पूंजीपतियों के हकों में इन नीतियों को लागू कर रही है। और रामकिशन जी इन नीतियों के खिलाफ समाज में बदलाव के लिए कि ये जो शोषण विहीन समाज हम बनाएंगे, जो शोषण हो रहा है, एक अच्छा समाज बनाएंगे, इसको लेकर के लगातार वो अंतिम सांस तक लड़े हैं। तो आज इस शोक सभा में हम सब इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि जो उनकी विचारधारा थी समाज को बदलने की, हम उसको निश्चित तौर से आगे बढ़ाएंगे। और ये तभी बढ़ेगी जब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला सबकी व्यापक एकता के साथ अगर ये आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर से कामरेड रामकिशन जिस काम को लेकर के आगे बढ़ रहे थे उसको हम सब मिलकर के आगे
बढ़ाएंगे। एक बार फिर ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से मैं कॉमरेड रामकिशन जी को याद करते हुए, उनके परिवार को ये कहते हुए कि निश्चित तौर से आपने देखा होगा, कॉमरेड रामकिशन इस गांव के ही नहीं थे, एक संगठन के ही नहीं थे, पूरे प्रदेश के तमाम सेक्शन के वो लीडर थे और अपनी भूमिका उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाई। उसी का परिणाम है कि आज सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और बहुत ही भावुक भी हैं। इसलिए निश्चित तौर से हम उनको याद करते हुए उनकी जो सोच है उसको आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। अध्यक्ष मंडल और विभिन्न ट्रेड यूनियनों से और सामाजिक संस्थाओं से आए हुए मेरे साथियों, दोस्तों, मुझे कहने में ज्यादा कुछ नहीं है, लोगों ने कह रखा है बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं फरीदाबाद से ताल्लुक रखता हूँ और रामकिशन जी यहाँ पर होते थे, लेकिन जब मेवात में झगड़ा हुआ तो वो बेचारे मेरे से पूछते रहते थे और मैं ध्वज वालों से पूछ के कुछ थोड़ी बहुत बातें उन्हें बताता था। यानी कि आप ये देखिए कि एक बंदा यहाँ पे है और वो चिंता मेवात की है, नूह की है, ये सब में नहीं होती ये सारी बातें। एक बात। दूसरी बात ये, जब भी वो मुझे फोन करते, कहने को वो मेरे से 1 साल बड़े थे, वो सलाम करते थे। मैं कहता था कॉमरेड साहब सलाम नहीं, अपन सारे सिकोलर हैं, इसलिए जय हिंद बोलो या ला सलाम बोलो। तो दोस्तों, एक बात और, फरीदाबाद उन्हें आने का मौका मिला, एक बार नाश्ते पे मेरे घर भी आए तो कहने लगे खान साहब कभी उधर आना मेरे नारनौंद में। तो दोस्तों, उनके जीते जी तो हम नहीं आ पाए, लेकिन आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने का मौका मिला तो मैं अपनी तरफ से, अपने फरीदाबाद के जिले फरीदाबाद के आए हुए साथियों की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। लाल सलाम दोस्तों। सभी ग्रामवासियों और अलग अलग संगठनों के साथियों, कॉमरेड रामकिशन जी से मेरा लगभग 10-12 साल का ही परिचय था और मैं नया जब रोहतक के अंदर आया था तो देखता था कि यहाँ जितने भी कोई हमारे मुद्दों को लेके या अपनी जायज मांगों को लेके लोग लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, खास तौर पे डीसी ऑफिस के ऊपर जो धरने प्रदर्शन चलते थे या कोई रैली होती थी, तो उसमें एक चेहरा जो है वो दिखाई देता था कॉमरेड रामकिशन जी का। या मैं आज अगर कहूँ उनका जो योगदान है कि वो एक तरह से रौनक होते थे हमारे संघर्षों की, धरने प्रदर्शनों की, आंदोलनों की। और कोई भी मतलब बहुत ही रेयर कोई चांस होता था जब संघर्ष में या आंदोलन के अंदर रामकिशन जी नहीं होते थे। और ये मतलब उनका जैसे शरीर की बनावट बिल्कुल मजबूत अभी तक भी जो है वो रहते थे। सब साथी इस बात को यहाँ पे रेखांकित कर रहे हैं। मतलब कोई किसी तरीके का आलस्य जैसे होता है वो नहीं होता था उनके पर्सनैलिटी के अंदर। और बहुत उत्साहित और प्रेरणा देने वाली एक बात जो है उनके जीवन की थी। और बहुत दुख और संकट की ये निश्चित तौर पे घड़ी है और अब इस बात को तो कोई भी जो है रोक नहीं सकता। दुनिया में आए हैं तो निश्चित तौर पे जाना भी होगा। लेकिन कॉमरेड रामकिशन के इस शोक की घड़ी में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और कॉमरेड रामकिशन जो अब हमारे बीच में नहीं है उनको याद कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारा भी काफी लंबा कॉमरेड रामकिशन से वास्ता रहा। संगठन के तौर पे हम जो कॉमरेड रामकिशन को जानते हैं वो सबसे ज्यादा मोबाइल व्यक्तियों में से थे। बहुत ज्यादा आउटिंग कम लोग कर पाते हैं। हमारे आंदोलन में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हालांकि रोज रहते हैं, लेकिन कई कई दिन तक सफर में रहना इस एज में भी ये उनकी शख्सियत का हिस्सा था। और पूरा जीवन संघर्ष की मिसाल है उनकी। संघर्ष में हमेशा लगते हुए आखिरी दम तक। उस दिन वो अम्बाड़ा में गए हुए थे, मैं यमुनानगर था। ये पता हमारे को चला कि आज रिटायर कर्मचारी संघ का है,
वहाँ पे प्रदर्शन और अध्यापक संघ के धरने पे हम गए हुए थे। अच्छा धरना वो हुआ। हमें ये निश्चित तौर पे सर्व कर्मचारी संघ की जो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या है, उनके हमेशा जो रिटायर कर्मचारी संघ के जो हमारे साथी हैं जिन्होंने इस संगठन की बुनियाद डाली, इसकी नींव को पक्का किया, निश्चित तौर पे हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। और ऐसे साथी जो लगातार हमारे साथ अभी भी कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, वो हमारे को ऊर्जा देते हैं अतिरिक्त। उनसे ही प्रेरणा लेके हम इस सामाजिक काम में इस ढंग से लगे होते हैं। और यही कारण है परिवार के साथ साथ हमारे को उनकी सेवाओं की और ज्यादा लंबे समय तक आवश्यकता थी। समय में उनके योगदान को, उनके काम को और ज्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। और परिवार को और संगठन को काफी बड़ी क्षति हम मानते हैं ये है। मैं भाइयों, मैं जिला अम्बाड़े से हूँ। धरना चल रहा था तो ये साथी वहाँ आए हुए थे, मेरे पास बैठे थे। और जब ये आए थे तो ये वहाँ की गतिविधि के बारे में मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे, कितने के लोग आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने इंतजाम किया हुआ था बैठने का सभी तरह का। तो साथियों बड़ा अच्छा धरना था, धरने में साथी बोले, सब कुछ हुआ। उसके बाद हम लोग अपने अपने स्थान को चले गए, ये साथी भी अपने स्थान को रवाना हो गए। जैसे ही मैंने न्यूज़ सुनी तो मैंने अपने जो हमारा हरियाणा पेंशनर सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन है, उसके बीच में इनका वो शोक संदेश पाया। तो साथियों यकीन नहीं हुआ कि साथी के साथ ऐसी घटना हो सकती है। जब फिर मैंने उसी समय जो है जर्नैल सिंह सागवान जी से बात की, इन्होंने कहा कि बस में जाते हुए जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कामरेड रामकिशन जी की शोक सभा में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानेंगे आज की जो ये सभा में आए हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो आप कामरेड रामकिशन जी की शोक सभा में पहुंचे हैं, घर वालों को क्या संदेश देंगे? असल में कॉमरेड रामकिशन का जो जीवन था वो खुद में एक संदेश है। वो बहुत ही एक ईमानदार कर्मचारी नेता थे और रिटायर्ड होने के बावजूद भी कर्मचारियों को उन्होंने संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई लड़ी। कितने बार वो जेलों में गए और सरकार की ओर से उन्हें प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी और एक साधारण दलित परिवार की पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर जिस तरीके से उन्होंने अपना स्थान बनाया हरियाणा के अंदर, उसमें कर्मचारियों में भी, मजदूर आंदोलन में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान आंदोलन है 13 महीने चला बॉर्डरों के ऊपर, उस समय उन्होंने हमारे साथ लग के बहुत ही अच्छा योगदान दिया और इस गांव से भी बहुत मदद इस पूरे इलाके से बॉर्डरों के ऊपर जाती थी। और वो हमारी किसान सभा के भी रोहतक जिला के कोषाध्यक्ष चुने गए। तो एक बात यह है कि न केवल एक कार्यकर्ता थे वो कर्मचारियों के, बल्कि वो एक समाज सुधारक भी हम उनको कह सकते हैं। आज हरियाणा ने अपना एक कर्मचारी नेता और अपना एक सपूत खो दिया है, इस पर क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर उनके आकस्मिक तौर पर चले जाने से जो खाई पैदा हो गई वो भरना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसी शख्सियत इतनी आसानी से पैदा नहीं होती। दशकों के साथ उन्होंने संघर्ष किया। मैं जब हिसार में विद्यार्थी होता था तभी से उनके साथ मेरा संबंध था, तो मैं देखता रहा हूँ निरंतरता में। और इस गांव
की जो उपस्थिति यहाँ आप देख रहे हैं और पूरे प्रदेश से जो लोग आए हैं, इससे ये लगता है कि लोग इसे एक चुनौती के रूप में भी देख रहे हैं कि न केवल वो दुख और श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं, बल्कि वो ये संकल्प भी प्रकट कर रहे हैं कि कॉमरेड रामकिशन ने जो मिसाल पेश की अपने जीवन से, उसको वो ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। ऐसा मेरे को विश्वास पैदा हुआ है यहाँ लोगों के प्रतिक्रिया देखने से, और उनकी जो यहाँ उपस्थिति है इतनी बड़ी संख्या में तमाम तबकों की तरफ से, वो भरोसा देती है वास्तव में। और वो भी एक भरोसामंद व्यक्तित्व थे वो, मतलब निश्चित तौर पर। तो मैं किसान सभा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हम ये जरूर संकल्प दोहराएंगे कि इस चुनौतीपूर्ण टाइम में उन्होंने जो मूल्यों की विरासत छोड़ी है उसको और मजबूत करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे अंदर की हिम्मत नहीं हुई कि हम रुक सके इस गली में। उस दिन जैसे बनवाला जी ने बताया, दिन से मैं जीत गई हूँ और पुलिस एसएसपी का जिला जिनका सेवा मेरे को मौका मिला है, तो उन्होंने बताया था अनुसी गाड़ी में जाने की। उन्होंने कहा बस तक हमें ले चलिए। नैन साहब से उनके साथ 2 आदमी थे, हमने भीड़ चीड़ करके उनको दिखाया कि गरीबी को मिटाया जा सकता है अगर हमारे बीच के भेदभाव को मिटा करके इंसानी एकता बना करके हम इस समाज को बदल सकते हैं। और दुनिया में बदला गया, ऐसे देश है जहाँ ये किया गया, और उन्होंने ये करने से अपने देश के अंदर बेरोजगारी, गरीबी, अनपढ़ता, भिखमंगापन और अपराध खत्म किया। इसी विचार को लेकर के रामकिशन एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता होने के नाते समाज के तमाम तबकों में, चाहे महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न का सवाल हो, वो युवाओं का आंदोलन में, किसानों का। मेरे बुजुर्ग साथी, गांव वाले, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित यही है। अब लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है, हम आपको दिखाएंगे अभी और तस्वीरें, ये देखें। अब लगातार महिलाएं भी और बढ़ चुकी हैं, पुरुष भी आ चुके हैं, कर्मचारी आ ही रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग भी बढ़ रहे हैं। और सच्चाई से रूबरू कराने के लिए 2 पंक्तियां कहूंगी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सियासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तुम आज चले हम कल जाएंगे, संसार मुसाफिर खाना है, यही नमूना पेश हुआ जहाँ लग रहा आना जाना है। तो उसके परिवार को मैं यही कहना चाहूंगी कि इस शोक में से बाहर निकलो और जो उनके अच्छे कार्य थे उनको आगे बढ़ाने में सहयोग दो। जय हिंद। हमारे कॉमरेड रामकिशन जी की शोक सभा में बैठे हमारे अध्यक्ष मंडल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे दूर दराज से सभी संगठनों के इस शोक सभा में शामिल होने आए हमारे सभी साथीगण, और यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति। आज भाषण देने का तो समय नहीं है, आज मैं क्या बताऊं, जो हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस हादसे को जब मुझे रात को भी याद आ जाती है तो वो सिर खड़ा हो जाता है, मेरी सुबह तवाक लगती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 22 तारीख को हमारा जम्बाड़ा में कमिश्नर लेवल का धरना था, उससे पहले भी मेरी रामकिशन जी से बात हुई थी, क्योंकि हम मोस्टली जो भी जहाँ भी धरने कमिश्नर लेवल के हुए थे उसमें इकट्ठे ही जाया करते। और उन्होंने बताया कि मैं पंचकुला आया हुआ हूँ और अपने 2-3 साथियों के कामों के लिए मैं पहले दिन उनसे काम करा कर और अगले दिन 10 बजे तक मैं अम्बाड़ा पहुँच जाऊंगा और आप भी उधर से 6 बजे वाली बस में आ जाना। तो साथियों, जैसा कि हमारे बनवाला साहब ने बताया था, हम इनकी गाड़ी में दोनों बस अड्डे तक आए। बस अड्डे के बाद थोड़ी देर के बाद हमने आधे घंटे के अंदर बस आ गई। चंडीगढ़ से लंबे रूट की गाड़ी थी, रोहतक होते हुए आगे जाना था, गद्दर डिपो की। उसमें बैठे हुए कामरेड जी ने कहा, हम चाहे तो भाई रास्ते में पी लें साहब, यहाँ तो बस आ गई, इसमें बैठ लो। नहीं, उस बस ने
सवारी उतारती गई, चलती गई फटाफट। रास्ते में बोला भाई तुम रोक को भी गए कितने, थोड़ी बहुत रेस्ट भी करोगे 2-4 मिनट का, कि चाय पी लेते। बोला जी ना ड्राइवर चाय पीता ना मैं पीता। और फटाफट उन्होंने हमारे को 6 बजे के लगभग रोहतक में पहुंचा दिया। और अपने राजीव गांधी स्टेडियम के साथ होते हुए बस जो ही बस अड्डे के पास पहुंची, और उस रोहतक के बस स्टैंड के पास बहुत रास्ता खराब है, काफी दिनों से बहुत टूटा फूटा है, और एक तरफ से अब ऊंचा उठा कर बना रखा है, नीचे से भी वो बहुत खराब पड़े, आज भी स्थिति नाजुक है। लेकिन जो ही बस उसके नजदीक इतनी दूरी पर थी, जैसे वो अपना बरामदा है, इतनी दूरी से बस जैसे टर्न करने को चली, तो रामकिशन जी खड़े होकर एक बार अपना बैग उठाने यूं लगे। उन्होंने मेरे को यूं ही बोला था, नैन साहब उठ लो उतरेंगे। मैं ये भी नहीं कह पाया कि भाई क्यों उठ रहे हो, बस आपकी तो मोटरसाइकिल बस अड्डे पे खड़ी है वहां उतरेंगे, वो भी नहीं मैं शब्द कह पाया। इतने में वो गिरते हुए बैग यूं का हाथ में छुट गया, और वो धड़ाम देसी बस स्टैंड के जो ड्राइवर वाली सीट पे है उसको ये सर लगा, और लगते फिर नीचे पड़ गए। वो जोतते होते ना, यहाँ से जोतते चले गए उसे इमीडिएट। वो कहने लगे बस वाले का, हमने भाई बस वाला कहने लगा जिनको हॉस्पिटल में चलते हो तो मैं ले चलूंगा गाड़ी को, या किसी अपने उसको बुला लो एम्बुलेंस को। मैं एम्बुलेंस को नहीं, मैं किसी और को देखता हूँ। मेरा साथी है हमारे पेंशन समाज से वीरेंद्र शर्मा, मैंने उनको फोन किया। उससे पहले तो मैंने फोन करके खेमचंद जी को उनको बता दिया था, प्रीत सिंह को, ये भी बल्कि हमारे साथ साथी पहुंच गए थे। मैं वीरेंद्र शर्मा तुरंत गाड़ी लेकर जिस हालत में है पहुंच जा, वहां हम बस अड्डे पर आए। बस अड्डे पर बस वाले ने भी कह दिया मैं छोड़ूंगा, तेरा लंबा रास्ता है, वहाँ भीड़ है, नहीं जा पाएगी। उस गाड़ी में लिटा के हम तुरंत ही वहाँ उसमें हॉस्पिटल में ले गए, होली हट में। होली हट में डॉक्टरों ने कहे कोई इतने पैसे जमा दो, पहले इतने करा दो, यूं घोष के इतना टीका लगेगा। भाई हमने पहले फोन करवा दिया था, भाई पैसे लेने की जगह पाएगा हिसाब हो जाएगा, हमारे आदमी को तो जिंदा कर दे, जो भी तेरी शक्ति हो लगा दे इस पे। उसने पूरी जी जान से मेहनत की। हमारे सुरेंद्र जी ये भी थे साथ में, वो पहुंच गए थे, वहीं खड़े थे। उन्होंने सारी मेरे से पूछा, मगर मैंने ये बात बताया, यूं हुआ। उन्होंने कहा सांसों के धड़कने के उनके सांस भी मतलब चालू हो गए, और जब देखा ना उनका सीटी स्कैन करवाया तो उन्हें देखा इसमें बिल्कुल बारीक बारीक नसें हैं और नसों से खून बह रहा है, कोई ताकत नहीं, ऐसा केस बचा नहीं करता। फौरन इसको इमीडिएट ले जाओ, या तो गुड़गांव या दिल्ली पहुंचोगे तो समय में नहीं लग पाए, इतना लंबा समय का नहीं बच पाएगा। जल्दी से जल्दी या तो मेडिकल में या किसी अच्छे से न्यूरो सर्जन के पास इसका ऑपरेशन हो रहा है। तो हमने सलाह करके साथियों ने, हमने सोचा वहां भी भीड़ मिलेगी, अपने वहां ले गए। अपने विनोद मलिक हैं न्यूरो सर्जन, यहाँ पे विनोद मलिक के पास ले गए। उन्होंने भी देखा, फटाफट वहां पहुंचे, उन्होंने भी स्थिति का जायजा लेके बोले बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस बेहोश हैं, और जब तक बेहोशी की हालत से होश में नहीं आएंगे तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता, और ऑपरेशन हुए बगैर ये बच नहीं सकता। ऐसा केस आज तक मेरे पास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी 48 घंटे के बाद अगर कहो तो देख लेते हैं। तो 48 घंटे क्या, उस दिन के तो रात हो गई थी, अगला दिन पूरा अगला गया 23 का शाम को उन्हें देखा है दबा कर, कोई उसका वो नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन फिर रात काटनी थी, अगले दिन वेंटिलेटर तो उतारते वो होनी थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने मेडिकल में ले गए, मेडिकल में से अपना उनका पोस्टमार्टम करवाने के बाद शाम को दाह संस्कार हुआ। ये तो थी घटना। उस घटना में किसी ड्राइवर का, किसी कंडक्टर का कोई दोष नहीं, उस घटना में किसी और किसी का दोष नहीं। हो सकता है मैं तो उनका अपना था, मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, संगठनों में भी काम किया है, लेकिन दुख भी बहुत है। मैं ना होता, उसके घर वालों को और साथियों को पेटा ना भरता, उसके साथ ये ऐसे क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन हकीकत तो ये हुई है साथियों, वो स्थान और वो समय लिख रखा था, अब वो वही होना है जो क्या अगर ना लिखी होनी, वो वही पहुंच जाएगा जहाँ उसका, तो वही पहुंच के ये स्थिति उनकी हुई है। और साथी प्रसाद लेके जाए, परिवार वालों ने प्रसाद की अपील की है।